फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को जो कि 13 जनवरी 2023 को पेपर 2 में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली तरीके से व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है उचित संप्रेषण द्वारा नियम संप्रेषित करना। सेकंड है संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना। थर्ड है वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषण द्वारा अभ्यास के लिए नियम बताना। और फोर्थ है नियमों को याद करके अभ्यास या ड्रिल द्वारा व्याकरण सिखाना। तो जब हम लोग जानते हैं कि याद करने को रटने को सही नहीं माना जाता है, और क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब हम किसी विशिष्ट सूचना के लिए पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तब यह क्या कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है सरसरी तौर पर पठन। सेकंड है बारीकी से पठन। थर्ड है बहिर्वेशन और फोर्थ है विश्लेषण। तो किसी विशिष्ट सूचना के लिए जब हम किसी भी पाठ्य सामग्री को, पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसे बारीकी से पठन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुख्यतः हम मातृभाषा कैसे और कब अर्जित करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है औपचारिक अधिगम स्थितियों में। सेकंड है इसे बोलकर। थर्ड है इसे सुनकर और फोर्थ है इसे लिखकर। अब जब बच्चा एकदम छोटा होता है, जब वो पहली बार अपनी मातृभाषा को सुनता है तो कैसे अर्जित करता है, सुनकर ही अर्जित करता है, सीधे वो बोलने तो नहीं लग जाता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है, इसे सुनकर हम अर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा सीखना नियमों को सीखने से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है निगमनात्मक। सेकंड है आगमनात्मक। थर्ड है संप्रेषणात्मक और फोर्थ है व्याकरण अनुवाद। क्योंकि यहाँ पर नियमों की बात की जा रही है, इसलिए निगमनात्मक इसका सही आंसर होगा। निगमनात्मक विधि में क्या होता है, सबसे पहले नियम बताए जाते हैं और उससे संबंधित उदाहरण देकर बच्चे को समझाया जाता है, और यहाँ पर नियम की बात की गई है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के कम अंक आने के कारणों का पता किस प्रकार लगाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट है निदानात्मक परीक्षण द्वारा। सेकंड है निपुणता परीक्षण द्वारा। थर्ड है उपलब्धि परीक्षण द्वारा और फोर्थ है अभिरुचि परीक्षण। यहाँ पर बात की जा रही है कि कम अंक आने का कारण पता करना है, यानी बच्चे की कमी का पता करना है, न कि अभिरुचि यानी किसमें उसका इंटरेस्ट है यह तो नहीं पता करना है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, इसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण प्रदान की जाती है, यानी बच्चे को कहाँ कमी आ रही है, कहाँ बच्चे गलतियां कर रहे हैं, यह सब निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम लोग जानते हैं और उस कारण को दूर करते हैं उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक लेखन सिखाने के लिए समाचार पत्र का एक रिपोर्ट का उपयोग करती हैं। इस प्रकार के सामग्री को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है अकादमिक सामग्री। सेकंड है प्राकृतिक सामग्री और थर्ड है प्रामाणिक सामग्री। फोर्थ है बाह्य सामग्री। तो हम लोग जानते हैं कि जब स्थानीय स्तर के किसी भी लेखन या पठन सामग्री का उपयोग हम लोग करते हैं जो कि बदलता रहता है, एक समान नहीं रहता, तो उसे हम लोग प्रामाणिक सामग्री कहते हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वर शैली जिसे लहजा कहते हैं किसमें भिन्नता दर्शाता है, यानी किसमें बदलाव करते हैं तो वह बदल जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है ध्वनि। सेकंड है स्तर। थर्ड है अव्यय और फोर्थ है वायु। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। देखिए लहजा में परिवर्तन कैसे होता है, अलग अलग कैसे होता है, जब हमारी ध्वनि में का जो स्तर है वह कभी ऊंचा होता है कभी नीचा होता है। ध्वनि तो दोनों में ही निकलेगा, एक ही शब्द को आप दो तरीके से बोल सकते हैं, अलग अलग लहजे में बोला जा सकता है, जो कि स्तर की भिन्नता के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8 है, कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल न करना किस विधि की चारित्रिक विशेषता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रत्यक्ष। सेकंड है द्विभाषिकता। थर्ड है व्याकरण अनुवाद, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है। फोर्थ है कला समावेशित अधिगम। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं हम लोग कि मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जिस भाषा को सीख रहे होते हैं उसी भाषा का ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण किनके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है उपचारात्मक योजना बनाने की दृष्टि से विद्यार्थियों को सीखने संबंधी कमियां ढूंढने के लिए। सेकंड है किसी विशिष्ट कार्यक्रम के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए। थर्ड है काम या जॉब देने के लिए निपुणता संबंधी परीक्षण और फोर्थ है विद्यार्थियों की योग्यताओं को जानने के लिए।
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। निदानात्मक परीक्षण जो है वो उपचारात्मक योजना बनाने के लिए, यानी हमें बच्चे का उपचारात्मक शिक्षण करना है और उससे पहले निदानात्मक परीक्षण हम लोग करते हैं, क्योंकि बच्चे की कमी का पता लगाया जा सके, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है मूल्यांकन मापन की अधिक सारगर्भित सामग्री है। सेकंड है मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। थर्ड है मूल्यांकन कुल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मापन से संबंधित है। और फोर्थ है मूल्यांकन शिक्षार्थी को उसके मजबूत पक्ष और कमियों के बारे में प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि सभी बहुत ज़्यादा गलत हो, लेकिन हाँ जिसकी होने की संभावना सर्वाधिक कम है आप उसे ही इसका सही आंसर मानेंगे, जो कि है ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है कि मापन जो है वो मूल्यांकन की अपेक्षा मापन जो है वो मूल्यांकन में सारगर्भित सामग्री है, यानी दोनों ही मापन से अधिक विस्तृत क्षेत्र होता है मूल्यांकन का। मूल्यांकन जो है वो मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। किसी बच्चे में कैसे उसका सामाजिक विकास हो रहा है, कैसे उसका भावनात्मक विकास हो रहा है, ये सभी मूल्यांकन के अंतर्गत ही आते हैं। साथ ही मूल्यांकन जो है वो टोटल यानी मापन को भी उसके अपने अंदर समाहित कर लेता है कि कुल एक वर्ष में छात्र ने क्या सीखा, उसका कितना विकास हुआ। इसलिए यह तीनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, जो कि है ऑप्शन फोर्थ। इसमें केवल हम फीडबैक के लिए मूल्यांकन नहीं करते, बल्कि आगामी शिक्षण योजना बनाने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के रचनावादी उपागम में अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षार्थी को पहले से ही मौजूद ज्ञान देना। सेकंड है अपनी पाठ्यचर्या सृजित करना। थर्ड है शिक्षार्थियों को अपनी पाठ्यपुस्तक बनाने के लिए कहना। फोर्थ है शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभवों का सहयोग करने में मदद करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। रचनावादी उपागम में बच्चे के ज्ञान के जो ज्ञान का उसका पहले से मौजूद अनुभव है, उसी के आधार पर हम नए ज्ञान की सृजन करते हैं, नया ज्ञान उत्पन्न करते हैं। ये नहीं है कि जो पहले से बच्चा जानता है उसी को समझा दे रहे हैं, या फिर बच्चे को बोलेंगे कि आप अपनी पाठ्यपुस्तक खुद बनाओ, तो ऐसा में बच्चा तो भाग जाएगा स्कूल से, क्या बोल रहा है शिक्षक। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व पठन से जुड़े कार्य किस लिए होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षार्थियों के पठन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए। सेकंड है कठिन शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ बताने के लिए। थर्ड है मुख्य बिंदु को प्रस्तुत करने और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए। फोर्थ है पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए। पूर्व पठन का मतलब है, यानी जब सबसे पहले हम क्लासरूम के अंदर जाते हैं और बच्चे से जो भी प्रश्न पूछते हैं, जो हमारा प्रस्तावना का प्रश्न होता है या फिर कोई ऐसी गतिविधि जो पढ़ाने से, चैप्टर को पढ़ाने से पहले किया जाता है, तो इसका मूल्यांकन की बात तो मूल्यांकन तो सबसे लास्ट में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। इससे क्या होता है कि मुख्य बिंदु जो हम पढ़ाने वाले हैं उसको प्रस्तुत करना है और साथ ही उसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, इसलिए करते हैं। इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी? ऑप्शन फर्स्ट है प्रेषक, सेकंड है ग्रहण करने वाला या करने वाली, थर्ड है प्रतिपुष्टि और फोर्थ है संदेश। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, इसे प्रतिपुष्टि या फीडबैक। अब कैसे होगा? केवल प्रेषक होगा, केवल एक तरह से सूचना का प्रदान अगर हम कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं सूचना, तो इसे चक्रीय प्रक्रिया नहीं कहेंगे। चक्रीय यानी साइकिल बनना चाहिए, एक ऐसे जैसे यहाँ से दिया भी जा रहा है और लिया भी जा रहा है। ग्रहण करने वाला केवल हो तो क्या हो रहा है, वो केवल ग्रहण कर रहा है, कुछ दे नहीं रहा है। लेकिन प्रतिपुष्टि में क्या होगा? प्रतिपुष्टि आप कब देते हैं? जब आप किसी दूसरे की बात को सुन रहे हैं और उसके बाद उस पर खुद का विचार व्यक्त कर रहे हैं, यानी बच्चे ने कुछ किया, वो बोल रहा है, या फिर उसने कुछ लिखा है तो उसे आप देख रहे हैं, उसे सुन रहे हैं और उसके बाद उसे प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्रदान कर रहे हैं। तो यह क्या है? चक्रीय प्रक्रिया है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संज्ञा समझाने के लिए एक अध्यापक पहले उदाहरण देती हैं और उसके बाद उसकी परिभाषा बताती हैं। यह विधि क्या कहलाती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट है आगमनात्मक विधि, सेकंड है निगमनात्मक विधि, थर्ड है एक और दो दोनों और फोर्थ है प्रत्यक्ष विधि। इसमें बात की जा रही है अध्यापक ने सबसे पहले क्या किया? एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया और उसके बाद परिभाषा बताई यानी नियम बताए। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। आगमनात्मक विधि के अंतर्गत क्या होता है? सबसे पहले उदाहरण देते हैं और उसके बाद नियमों की ओर जाते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है,
अब एक अध्यापक भाषा पढ़ाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठों का उपयोग करता है। यह उपागम क्या कहलाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है वस्तुनिष्ठ भाषा शिक्षण, सेकंड है बहुलवादी भाषा शिक्षण, थर्ड है अनुशासन यानी विषय अनुसार भाषा शिक्षण, और फोर्थ है भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। तो इन तीनों ऑप्शनों का तो यहाँ पर कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जो भाषा शिक्षक हैं भाषा पढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अन्य पुस्तकों का प्रयोग करते हैं। जैसे जरूरी नहीं है कि भाषा पढ़ाने के लिए हम केवल हिंदी भाषा की किताब का ही प्रयोग करें, क्योंकि जितनी भी पुस्तकें हैं चाहे वो विज्ञान की हो सामाजिक विज्ञान की हो, वो सभी किसी न किसी भाषा में ही लिखी गई होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम केवल हिंदी भाषा अगर पढ़ा रहे हैं तो हिंदी का ही प्रयोग कर रहेंगे। अन्य भाषाओं की पुस्तकों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, अन्य वस्तुओं का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसे कहते हैं भाषा समूचे पाठ्यक्रम में, यानी पूरे पाठ्यक्रम में भाषा समाहित है, वो केंद्रीय है। इसलिए इसका ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।